हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय कौशल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल AIM अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम पे चलते हैं। सबसे पहले क्या है आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस। कि आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं? टू वेक्टर्स स्पेसेस VF एंड WF ओवर द सेम फील्ड। ये मैंने पहले बताया था, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने पहले बताया था आपको कि जो फील्ड होती है वो सेम रहती है दोनों वेक्टर स्पेस में, V में भी और W में भी। आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। इन दो वेक्टर्स को कब बोला जाएगा ये आइसोमॉर्फिक है? ये इंपॉर्टेंट बात है। इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T V/W सच दैट T इज़ 1 1 एंड ऑन टू। मतलब अगर आपके पास ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V/W, वो 1 1 भी बन रही है, वो क्या बन रही है, ऑन टू भी बन रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं V एंड W के आपस में आइसोमॉर्फिक है। अब ये आइसोमॉर्फिक वर्ड्स क्या मीनिंग निकल के क्या आता है असल में कि आइसोमॉर्फिक का मीनिंग होता है कि जो V में सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ W में भी पाई जाएंगी। अगर मैं बोलूँगा कि V के पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट है कोई, तो पक्का W में भी एलिमेंट पक्का बड़ा होगा, 4 ऑर्डर का कोई ना कोई एलिमेंट पक्का बड़ा होगा। अगर V मेरे पास फिनाइट है तो W भी मेरे पास पक्का क्या होगा, फिर फिनाइट होगा। अगर मेरे पास V का ऑर्डर 10 है तो पक्का फिर W का भी ऑर्डर मेरे पास कितना होगा, 10 ही होगा। इस चीज़ को बोलते हैं आइसोमॉर्फिक। मतलब शक्ल चाहे अलग अलग है लेकिन उनका जो क्राइटेरिया करने का, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो काम V करेगा वही काम क्या करेगा, W करेगा। मतलब जैसी बातें V में हैं वैसी की वैसी बातें W में भी रहेंगी, चाहे उनकी शक्लें दोनों की अलग हो। ये आइसोमॉर्फिक तब काम आता है हमारे पास जब हम ना, आपके पास मान लो कोई वेक्टर स्पेस या ग्रुप है, उसकी स्टडी करना आपके लिए टफ है, ठीक है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके जैसा प्रॉपर्टीज़ रखने वाला वेक्टर स्पेस या ग्रुप उसको स्टडी कर लो। उसको स्टडी कर लिया मतलब जिसको ईजी है करना, उसके जैसा दिखने वाला या उसकी जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाला, उसको आप स्टडी कर लो। तो आपने किसके बराबर स्टडी कर ली, जो आपका टफेस्ट था ग्रुप थोड़ा सा, ठीक है, या वेक्टर स्पेस। तो इस चीज़ के लिए हम आइसोमॉर्फिक का यूज़ करते हैं कि टफ चीज़ को इजी चीज़ में कन्वर्ट करके हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम। इसीलिए आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट बना था। अब थ्योरम पे आते हैं। मेन थ्योरम क्या कहती है, कहते हैं प्रूव दैट टू फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है हर बार। फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेसेस VF एंड WF ओवर द सेम फील्ड F आर आइसोमॉर्फिक। कब ये आइसोमॉर्फिक होगा, इफ़ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डिमेंशन। अगर आपके पास दो, यहाँ पे ध्यान रखें, दो ऊपर मैंने बोला ना फाइनाइट है, यहाँ पे दो फाइनाइट डिमेंशनल अगर वेक्टर स्पेस हैं, उन दोनों को कब आइसोमॉर्फिक बोला जाएगा, जब क्या हो जाएंगे, इनकी डिमेंशन क्या हो जाए, सेम। अगर डिमेंशन सेम है तो हम बोल देंगे कि ये पक्का के आपस में आइसोमॉर्फिक है। दैट मीन्स V और W आइसोमॉर्फिक होंगे इफ़ एंड ओनली इफ डिमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ W। V और W के आपके पास फाइनाइट। अब यहाँ से एक चीज़ नज़र आती है कि अगर V, सबसे पहले मान के चलेंगे कि V आइसोमॉर्फिक है W के, हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, डिमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ W। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि V आइसोमॉर्फिक इसके है W। बाय डेफिनेशन कि अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो गए तो क्या होगा, हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी V/W सच दैट, जो क्या होगी 1 1 एंड ऑन टू। तो इसका मतलब अगर ये आइसोमॉर्फिक मैं मान के चल रहा हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि V/W सच दैट T इज़ 1 1 एंड ऑन टू। ये बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस। अब प्रूव क्या करना है मुझे, डिमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ W। अब एक बात पे यहाँ पे आते हैं, हमने ऊपर थ्योरम में लिखा था कि V दो के आपके पास फाइनाइट डिमेंशनल, मतलब V भी फाइनाइट डिमेंशनल है, W भी आपके पास क्या है, फाइनाइट डिमेंशनल। अगर ये दोनों के दोनों फाइनाइट डिमेंशनल हैं तो बेसिस में हमने एक बेसिस एंड डिमेंशन में हमने थ्योरम पढ़ी थी, एवरी फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस या वेक्टर सब स्पेस हैज़ अ बेसिस। मतलब हर एक वेक्टर स्पेस के, फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास क्या होता है, बेसिस होता है। तो
अब हमारे पास तो ये गिवन था V इज़ फाइनाइट डायमेंशनल, सो इट हैज़ अ फाइनाइट बेसिस सेट, उसका नाम क्या रख दिया B1, V1 V2 अप टू सोन Vn, ये किसका बेसिस आ गया V। हमें ये भी पता है कि जितने बेसिस में एलिमेंट होते हैं उतनी क्या होती है V की डिमेंशन होती है, इसको डिमेंशन V की कितनी आ गई n। सिमिलरली V1 के कोरिस्पॉन्डिंग एक इमेज बनेगी TV1 TV2, ऐसे हमने B2 को ले लिया TV1 TV2 TVN। अब मैं इसको भी बेसिस नहीं बोल रहा, मुझे अगर ये प्रूव करना है कि ये बेसिस है। अब एक बात अब यहाँ पे भी बोल सकते हो कि जैसे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जैसे V आपने बोला फाइनाइट डायमेंशनल, उसके पास एक वेक्टर स्पेस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, आपने ये ले लिया V1 V2 अप टू सोन Vn। अब ऐसे ही W भी फाइनाइट है तो उसके पास भी तो पक्का बेसिस होगा, वो भी मैं ले सकता हूँ अपने आप से, लेकिन वो मुझे बेसिस तो है लेकिन उसके बारे में ये नहीं ना पता उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, मे भी कम आ जाएँ V से, मे भी ज़्यादा आ जाएँ। तो मुझे प्रूव करना है कि उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जितने B1 में आ रहे हैं, मतलब जितनी डिमेंशन V की है उतनी W की है, इसलिए मैं यहाँ पे बेसिस कंसीडर करके नहीं चल रहा W का अपने आप से कि ये इसका बेसिस है। मे भी उसमें M एलिमेंट हो, M में भी ग्रेटर देन हो n से, या लेस देन हो, या उसके बराबर ही हो, ये मुझे श्योरिटी नहीं है। तो उस श्योरिटी के लिए मैंने एक सेट लिया B2 जिसमें एलिमेंट कैसे रखे, इसकी इमेजेस रख दी TV1 TV2 TVN, मतलब जितने एलिमेंट इसमें इतने रख दिए सेम टू सेम उसकी इमेजेस के एलिमेंट। तब मुझे इसको प्रूव करना कि यही इसका बेसिस बन जाएगा W का। अगर ये बात होगी तो मैं बोल सकता हूँ कि डिमेंशन दोनों की बराबर है, क्योंकि इसकी भी n आ रही है इसकी भी n आ जाएगी, ठीक है। तो अब B2 को मैंने क्या मान लिया, एक सेट है। अभी इस सेट को मुझे प्रूव करना होगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब अगर इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, सबसे पहले एक बात होगी ये बेसिस प्रूव करना, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड क्या प्रूव करोगे, L ऑफ BT क्या स्पैन करे पूरा का पूरा W, क्योंकि बेसिस की डेफिनेशन होती थी कि एक तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, दूसरी क्या हो, ये पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर दे। अगर दो बातें होती तो हम बोलते थे ये क्या है आपके पास बेसिस है। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं कि B2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट की आपको डेफिनेशन याद होगी, अगर नहीं याद तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आप किसी वेक्टर्स को बोलते हो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि लीनियर कम्बिनेशन लेना होता है, एक इस एलिमेंट के स्केलर फील्ड के साथ क्या लेना होता है लीनियर कम्बिनेशन, α1 TV1 α2 TV2 अप टू सोन α1 TVN। अल्फा सारे कहाँ से आएंगे, फील्ड के एलिमेंट होंगे। अगर ये सारे अल्फा सारे के सारे अल्फा 0 आ गए तब मैं बोलूँगा कि ये सेट के आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखते हैं, अब ऊपर मैंने बोला था ठीक है आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बिकॉज V इज आइसोमॉर्फिक टू W। देन हमने बोला था कि देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज 1 1 एंड ऑन 2। हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करवाई थी, दैट मीन T इज अ लीनियर। T अगर लीनियर है तो ये सारी की सारी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि सेपरेट भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं T लीनियर की वजह से। तो T को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इक्वल टू 0। अब आपको ये भी पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 को कहाँ पे मैप करती है, 0 पे मैप करती है, ये भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। T 0 को कहाँ पे मैप करती है, 0 पे मैप करती है। अब ये चीज़ आपके पास आ गई, यहाँ पे T आएगा, सॉरी T ऑफ दिस वन इक्वल टू T0। अब ऊपर ये भी बात बोली थी कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन सी है, 1 1 है। अगर ये 1 1 है तो 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है कि Tx बराबर है अगर Ty के, तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू किसके होगा, y के। दैट मीन ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल आ जाएगा फिर, दिस 0 के, ये एलिमेंट 0 के इक्वल आ गया। अब ये V1 V2 Vn ये किसके एलिमेंट थे, B1 के एलिमेंट थे, जो क्या था बेसिस था। ऊपर अभी हमने लिखा था इस चीज़ को कि B1 क्या है आपके पास, बेसिस ऑफ V। तो बेसिस के अगर एलिमेंट्स हैं तो वो क्या होते हैं, पक्का लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मतलब V1 V2 अप टू सोन Vn आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब V1 भी क्या होगा, α1 भी क्या होगा 0, सारे स्केलर क्या हो जाएंगे आपके पास 0 बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यही α1 α2 सारे अल्फा किसके लिए लिए थे मैंने, इसी के लिए लिए थे, इसके लिए भी अल्फा सारे क्या आ गए 0,
दैट मीन ये वाले TV1 TV2 अप टू TVN क्या बन गया आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दैट मीन आप बोल सकते हो कि B2 आपका जो सेट आपने कंसीडर किया यहाँ पे, ये क्या है आपका, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब सेकंड बात प्रूव करने वाली रहेगी कि जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे जितने भी, वो सारे के सारे क्या बना देंगे, W को बना देंगे। तो वो देखते हैं। अब सेकंड हमने करना था B2 स्पैन करे W को, ठीक है। अब स्पैनिंग सेट प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि W में से आपने जितने भी एलिमेंट उठाए वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, TV1 TV2 TVN, मतलब जितने भी एलिमेंट आए वो B2 में जो भी एलिमेंट पड़े हैं उसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। मैंने क्या किया, लेट y बिलोंग्स टू W, मतलब ये y अब कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, मतलब सारे W को रिप्रेजेंट करेगा एक तरीके से, ये y एलिमेंट। तो अगर y W में है, आपको यहाँ पे दिया है v से लेके W तक क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे v पड़ा है, सॉरी यहाँ पे आपके एलिमेंट आपको मिला यहाँ से W में से, तो इसकी पक्का पीछे कोई ना कोई इमेज होगी v में, उसको मान लिया मैंने x। ये मैंने पहले भी प्रूव कर रखा है अपनी वीडियोज़ में। अगर यहाँ से कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसकी पीछे पक्का क्या है, प्री इमेज है, ठीक है। अब उसकी पीछे प्री इमेज है, आप यहाँ से भी बोल सकते हो क्योंकि टी के आपके पास ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि उसकी पीछे पक्का एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती होगी। दैट मीन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू v सच दैट क्या होगा, tx इक्वल टू y होगा, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ ऑन टू, बाय ऑन टू डेफिनेशन, ठीक है, कि टी ऑन टू भी थी। अब अगर ये ऑन टू थी तो y इक्वल टू इसके इक्वल आ गया tx के। अब मुझे इतना पता था कि b1 क्या था मेरे पास, बेसिस था। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत क्यों, क्योंकि यहाँ पे x एलिमेंट आ गया ना v से, तो अब जितने भी एलिमेंट v से आएंगे वो कहाँ से बनेंगे, v के बेसिस से बनेंगे पक्का। तो b का बेसिस कौन सा, b1, इसका मतलब x किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो x किस फॉर्म में आ गया, β1 v1 β2 v2 βn vn। बीटा ही कहाँ से आएंगे, सारे के सारे फील्ड से एलिमेंट आते हैं, ठीक है। ये क्लियर है बात ना, कि अगर x v से है तो v के तो सारे एलिमेंट कहाँ से बनते हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, बिकॉज दिस इज अ बेसिस। तो x इस फॉर्म में आ गया। अब आप t अप्लाई कर दो बोथ साइड, t ऑफ दिस वन t ऑफ दिस वन। t लीनियर था तो ये क्या, β1 बाहर आ जाएगा, tv1 β2, ये सारा लिख सकते हो आप। अब जरा ध्यान से देखें, y किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया, tv1 tv2 tvn। इसका मतलब जो भी आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया w का, वो किस फॉर्म में लिखा गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b2। दैट मीन l ऑफ b2 किसको जनरेट कर रहा है, फिर पूरे w को, बिकॉज दिस y रिप्रेजेंट होल w। दैट मीन lb2 इज इक्वल टू w। दैट मीन b2 फिर क्या बन गया आपके पास, बेसिस ऑफ w, बिकॉज ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट की भी और लीनियर स्पैनिंग की भी। तो आप अब बोल सकते हो कि b2 में अगर बेसिस है, b2 में एलिमेंट किसकी इमेजेस थी, v1 v2 vn की, मतलब जितने v से ले v वाले एलिमेंट होंगे उतने किसके एलिमेंट है, उसकी इमेजेस के। दैट मीन डिमेंशन ऑफ w इज ऑल्सो n। दैट इम्प्लाइज जितनी v की डिमेंशन थी उतनी डिमेंशन कितनी आई, w की। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कि अगर दो वेक्टर्स आइसोमॉर्फिक हैं तो उनकी डिमेंशन क्या होगी, बराबर होगी। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। कहता क्या है, अब सेकंड में क्या होगा, हमें डिमेंशन गिवन है कि ये डिमेंशन दोनों क्या है, इक्वल है, इसको मैंने स्टार मान लिया। प्रूव क्या करना है कि v आइसोमॉर्फिक टू w। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, असल में इसको प्रूव करने का मतलब क्या प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t v to w such that t is 1 1 and on 2। मतलब इन दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए मुझे ऐसी मैपिंग दिखानी पड़ेगी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो पहले, फिर वो 1 1 हो, फिर वो on 2 हो। मतलब मुझे इसमें तीन बातें प्रूव करनी पड़ेगी। पहले एक प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास मैपिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैपिंग के बाद उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, वो 1 1 भी है, वो on 2 भी है।
अब अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये मैपिंग कैसे डिफाइंड करें हम टी वी टू डब्ल्यू। ये सबसे पहले काम तो यही कि मैपिंग कैसे डिफाइंड करनी है। मैपिंग डिफाइंड करने का तरीका हमें यहाँ पे लिखा हुआ सारा। कहता है अगर डिमेंशन ऑफ वी और डिमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितनी है, एन। अब दोनों की डिमेंशन बराबर है तो पक्का, अब इसका मतलब वी और डब्ल्यू क्या है, फाइनाइट डिमेंशनल के, और उनकी डिमेंशन कितनी है, एन। इसका मतलब दोनों के पास बेसिस पड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों के पास बेसिस पड़े हुए जिनमें एलिमेंट सेम आएंगे। अब पहले जो पार्ट किया था हम प्रूव नहीं कर पाए थे कि पहले नहीं बोल पाए थे कि दोनों एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन हमने प्रूव किया। ठीक है, एक के एलिमेंट लेके दूसरों के एलिमेंट की उसके बराबर कर दिया। अब v और w फाइनाइट डायमेंशनल है तो पक्का मैं ले सकता हूँ कि b1 v1 v2 अप टू सोन vn इसका बेसिस है, एंड b2 w1 w2 अप टू सोन wn विद द बेसिस ऑफ v एंड w रिस्पेक्टिवली। ये किसका बेसिस है, v का, ये किसका बेसिस है, w का। अब मैं बोल सकता हूँ दोनों में, क्योंकि उधर ऊपर बोला कि दोनों एलिमेंट कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए मैं दोनों को एलिमेंट सेम रख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा वर्क कैसे करती है, एक मैपिंग अगर कंस्ट्रक्ट करनी है v से w, मतलब आप जब मैपिंग पढ़ते थे तो फंक्शन पढ़ते थे, फंक्शन में सिंपली क्या कहते थे, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ इमेज इन w। वो इमेज भी क्या होनी चाहिए थी, यूनिक। तो हम बोल देते थे कि एवरी एलिमेंट डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन w, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो सिमिलरली ऐसे हमने काम करना है इसके लिए कि हमने क्या किया, यहाँ से अगर एलिमेंट उठाएंगे, हम कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं यहाँ से, तो हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट की बात करूँगा, कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो इमेज बनेगी उसके लिए जो एक यूनिक वे निकलना चाहिए उसके डिस्क्राइब करने का, कि उसकी जो इमेज आनी चाहिए वो यूनिक आनी चाहिए, अलग अलग नहीं आ सकती। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से मैं एलिमेंट उठाना पड़ेगा मैपिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तभी मैं बोलूँगा उसकी इमेज है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ से एलिमेंट उठाया। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी स्मॉल एलिमेंट उठाता हूँ v से, तो वो मुझे पता है b1 इसका क्या है, बेसिस है। तो ये एलिमेंट v किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेसिस के एलिमेंट के लिए। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि v अगर यहाँ से आया तो v किस फॉर्म में लिखा गया, अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 अल्फ़ा n vn। ये सिंपल सा काम अभी कर रहा हूँ कि मुझे एक मैपिंग डिफाइंड करनी थी। मैपिंग डिफाइंड करने से पहले डोमेन में एलिमेंट लेना ही पड़ेगा आपको, तभी उसकी इमेज बताओगे। फिर वो इमेज अगर यूनिक आई तो मैं बोल दूंगा कि मैपिंग मेरे पास है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मीनिंग यही होता है कि यूनिक इमेज आनी चाहिए। अब अगर ये एलिमेंट आ गया, अब मैं इसे डिफाइंड करता हूँ टी वी। मैंने अब डिफाइंड कैसे कर दिया, टी वी, इसी के बेसिस पे अल्फ़ा 1 ये आ गया। ये टी वी 1 क्या होता था मुझे पता, w1 इमेज ही होती है, इमेज यूनिक आ नहीं। अब ये आ गया w1 w2 wn। अब मेरा काम रह गया कि ये मैपिंग तो डिफाइंड होगी यहाँ से, अब मुझे प्रूव करना है कि वेल जो मैंने डिफाइंड कर रखा है वो वेल डिफाइंड है, मतलब उसकी इमेज यूनिक आ रही है। तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा n क्या है, सारे के सारे यूनिक एलिमेंट है। अब देखिए सबसे पहला पार्ट टी को वेल डिफाइंड करना था, ये सिंपल है काम कि अल्फ़ा सारे क्या थे, क्योंकि जब हम लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं तो अल्फ़ा सारे क्या होते हैं यहाँ पे, यूनिक ही होते हैं मेरे पास। तो इसका मतलब ये अल्फ़ा सारे क्या हैं, यूनिक है। तो यही अल्फ़ा यहीं पे यूज़ हो रहे हैं। तो दैट मीन ये एलिमेंट जो सारा का सारा लीनियर कम्बिनेशन से बना, अगर अल्फ़ा सारे यूनिक आए तो ये भी फिर क्या होगा, यूनिक एलिमेंट होगा w का। दैट मीन आपने जो टी वी ली है, इमेज जो आई वो क्या ही, यूनिक एलिमेंट w। दैट मीन आपने जो v एलिमेंट उठाया वेक्टर स्पेस में से, v में से, उसकी इमेज क्या बन रही है, यूनिक। तो आप बोल सकते हो कि आपका मैप जो था वो पक्का क्या था, वेल डिफाइंड था। एक बात तो यहाँ पे हमारे पास प्रूफ होगी कि हमारा मैप जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्ट किया है वो पक्का क्या है, वेल डिफाइंड। और कंस्ट्रक्शन ये रट्टा नहीं है कोई, आप फंक्शन की डेफिनेशन पे जानते हो कि अगर आपके पास डोमेन में से एलिमेंट है तो उसकी इमेज यूनिक आती है। बस उसी की हेल्प ली है मैंने कि वी एलिमेंट उठाया तो वी लीनियर कम्बिनेशन लिख दिया उसके बेसिस एलिमेंट का, वहाँ से मैप डिफाइंड हो गया मेरे पास। अब आगे चलते हैं कि टी को प्रूव करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब टी को प्रूव करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे प्रूव करते थे, ये थ्योरम पढ़ी थी हमने, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई क्या कर दो, अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। ये अगर प्रूव हो गया तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
अब देखते हैं टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक्स वाई एलिमेंट उठाए वी में से। अब एक्स कहाँ से आ रहा है, वी से, वाई भी कहाँ से आ रहा है, वी से। तो मुझे पता है ये एक्स और वाई कैसे लिखे जाएंगे, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ वी। बेसिस क्या था वी का, वी का बेसिस क्या था, v1 v2 अप टू सोन vn, मतलब इसका x किस फॉर्म में लिखा जाएगा, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस। तो x को लिखने का तरीका मैं बताता हूँ ये कैसे लिखा है। x इज इक्वल क्या लिखता हूँ, कोई भी स्केलर आएंगे, मैंने मान लिया a1 v1 a2 v2 अप टू सोन an vn। तो इसको समीशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ai vi, i कहाँ से लिखे जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो x ऐसा दिखाई देगा, तो इसका मतलब x मुझे कैसा दिखाई देगा, इस फॉर्म का। सिमिलरली y भी कैसा दिखाई देगा, स्केलर लगाएंगे, बी आई इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, अब आप यहाँ पे x आ गया, ये y आ गया। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना था कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है, ये एलिमेंट कैसा दिखाई देगा, समीशन आएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, एक्स का जो भी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू फिल कर दोगे, ये वाली वाई की वैल्यू फिल कर दोगे, मैंने सीधा कर दिया। समीशन अल्फा कांस्टेंट है, आई पे डिपेंडेंट नहीं है, बाहर भी आ सकता है अंदर भी आ सकता है, अल्फा ए आई प्लस बीटा बी आई वी आई। अब थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे मैंने जब टी अप्लाई किया, यहाँ पे भी टी अप्लाई होगा। अब मैंने ऐसे पीछे डिफाइंड किया था, टी वी क्या था मेरे पास, टी वी क्या था, ए वन डब्ल्यू वन, जहाँ अल्फा वन डब्ल्यू वन अल्फा टू डब्ल्यू टू अप टू सोन, मतलब वी लगने के बाद डब्ल्यू के पास आता था। अब यही देखना, यहाँ पे वी आई है ना, ये टी, जब ये वी एलिमेंट था सारे के सारे डब्ल्यू में जाएंगे, स्केलर तो सेम रहेगा, ये स्केलर आ गया साथ में, और वी किस में चला गया, डब्ल्यू आई में, बिकॉज हमने पीछे प्रूव कर रखा है कि वो क्या था आपके पास, वेल डिफाइंड मैप है। तो टी लगने के बाद आपके पास क्या आया, वी आई किस में चला गया, डब्ल्यू आई में। ठीक है, अब इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, डब्ल्यू आई इसके पास भी जाएगा, डब्ल्यू आई इसके पास भी जाएगा। तो अल्फ़ा आई पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा तो अल्फ़ा बाहर आ गया, इसे ऐसे बीटा आई पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा तो बीटा बाहर आ गया, ये ऐसे रहा। अब ये असल में एलिमेंट कौन सा था, ये इस पर लगा सकते हैं, डब्ल्यू में डब्ल्यू आई है ना, तो इस पर टी लगा देंगे तो ये किस में चला जाएगा, वी आई में। ऐसे ही डब्ल्यू आई को टी लगा दोगे तो किस में चला जाएगा, वी आई में। तो ये एलिमेंट क्या था असल में, एक्स था एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट कौन सा था, वाई था। तो दैट मीन अल्फ़ा टी एक्स बीटा टी वाई आ गया। दैट मीन आपके पास प्रूव हो गया कि टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इसकी इक्वल है अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। इसका मतलब टी क्या है आपके पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है आपके पास जो मतलब आपने मैप डिफाइंड किया वो प्रूव हो गया कि आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अगला काम कौन सा है कि टी को प्रूव करना 1 के लिए क्या करते थे, टी एक्स इक्वल टू टी वाई, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। तो स्टार्टिंग में हमने ले लिया टी एक्स किसके इक्वल है, टी वाई के लिए, सभी एक्स वाई बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी। एक्स का हमने ऊपर बताया समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n अल्फा आई वी आई, वाई एलिमेंट कैसा था, समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n बी आई वी आई। अब टी जब हटाओगे वी किस में जाएगा, डब्ल्यू आई में, ये आ गया। अब इसको इधरली साइड ले जाओ, नेगेटिव में आ जाएगा सॉरी, तो क्या आएगा, समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई डब्ल्यू आई माइनस आई रनिंग फ्रॉम 1 to n बी आई डब्ल्यू आई इक्वल टू 0। ये वाले स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा कि डब्ल्यू आई कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन निकाल लो, ये समीशन भी कॉमन है, कॉमन रख दो, इक्वल टू 0। अब ये चीज़ आपके पास आ गई। अब इस एलिमेंट को देखना जरा ध्यान से, ये कैसे क्यों लिखा गया, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब मैंने एक सेट बनाया था पीछे बी डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू सोन डब्ल्यू एन, ये क्या था, B2 माना था मैंने, ये क्या था, बेसिस किसका था, ऑफ W का, बिकॉज डिमेंशन W की भी कितनी थी, N, ये हम लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब इसके अगर ये बेसिस है तो इसके साथ जितने भी स्केलर लगे होंगे वो सारे सारे क्या आएंगे, 0 आएंगे, बिकॉज दिस इज अ बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। इसके साथ जो भी स्केलर आएंगे वो क्या होंगे, 0, मतलब जो ये लीनियर कम्बिनेशन है इसके साथ स्केलर कौन सा लगा हुआ है, ये वाला, तो इसका मतलब सारे स्केलर क्या आएंगे, 0 आएंगे सॉरी ये वाले,
ये सारे के सारे स्केलर क्या आएंगे, 0 आएंगे, बिकॉज ये डेफिनेशन ऑफ बेसिस। तो अल्फा इक्वल टू बी आई आ गया, दैट मीन ये क्या आ गया, ए आई इक्वल टू बी आई। तो समीशन प्रोवाइड कर दो, साथ में वी आई मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या था आपका एक्स, ये क्या था वाई, तो दैट मीन टी क्या हो गया मेरे पास 1 हो गया। अब प्रूव करने वाला क्या रह गया कि टी इज़ ऑन टू, वो देखते हैं। टी ऑन टू प्रूव करने के लिए मुझे टी की डेफिनेशन, ऑन टू की डेफिनेशन की हर एक एलिमेंट की पीछे प्री इमेज होनी चाहिए। तो मैंने एलिमेंट उठाया W बिलोंग्स टू अ W, बिकॉज W से एलिमेंट उठाना पड़ेगा ना, ये V है, यहाँ पे W बड़ा होगा, तो यहाँ से एलिमेंट उठा के यहाँ पे प्री इमेज देखनी होगी इसकी एग्जिस्ट करती कि नहीं करती हर एक एलिमेंट के लिए। अब W कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, W में से आ रहा है, तो W का बेसिस कौन सा था, W1 W2 W3 Wn, तो W किस फॉर्म में होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2 के एलिमेंट जो कि बेसिस था W का, तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप एक बार ना बार बार इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आप बार बार देख रहे हो कि ये डेफिनेशन बड़ी यूज़ हो रही है कि बेसिस के एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देना, कोई भी एलिमेंट उठाओगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा बेसिस के एलिमेंट से। तो इसका मतलब अब मैंने ले लिया V, कोई एलिमेंट यहाँ से लिया V एलिमेंट, वो किस फॉर्म में दिखाई देगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस B1 के एलिमेंट में, V1 से लेके Vn तक T अप्लाई कर दो बोथ साइड। अब बाय डेफिनेशन ऑफ T, जब T लगा V1 किस में जाएगा, W1 में। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग रही यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना कि आप सोचो कि यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लग गई, ऐसा नहीं कर रहा मैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, सीधा डेफिनेशन लगा रहा हूँ जो आपकी T के लिए गिवन थी। ये V एलिमेंट था सारा, वो किसके पास जा रहा था, अल्फा1 की जगह C1 नहीं रहा। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये वाली चीज़, ये देखो, ये हमने डिफाइंड की थी, टी वी किसके पास जाता था, अल्फा1 V1, टी वी कैसा था इस फॉर्म का, तो ये किसके पास चला गया था, अल्फा1 W1 अल्फा2 W2, ये जो हमने कंसीडर किया था स्टार्टिंग पे, ठीक है। अब यही चीज़ यूज़ करके मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, C1 ऐसे आएगा, V1 की जगह W1 अप टू Wn। अब ये एलिमेंट कैसा था आपके पास, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या था W, तो ये किसके इक्वल आ गया W। दैट मीन हर एक एलिमेंट के लिए उसकी प्री इमेज मिल रही है पीछे V, दैट मीन टी वी किसके इक्वल आ गया W। तो यही तो डेफिनेशन होती है ऑन टू की, तो दैट मीन ये क्या हो गया ऑन टू। इसका मतलब टी हमारे पास क्या बन गई, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो क्या है 1 एंड ऑन टू। तो ये डेफिनेशन किसकी होती है असल में, इफ एंड ओनली इफ पढ़ा था कि V इज आइसोमॉर्फिक टू W इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T विच इज़ 1 एंड ऑन टू। तो ये प्रूव होगी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही है जो 1 है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब V इज आइसोमॉर्फिक टू W। अब ये सारी थ्योरम में आपने एक बात नोट की है, बेसिस की डेफिनेशन लगी हुई है सारी की सारी, लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन लगी हुई है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ पार्ट 1 ऑन टू की डेफिनेशन। ये सारी थ्योरम जितनी भी बनी है वो सारी की सारी थ्योरम डेफिनेशन पे डिपेंडेंट है। हमने अब तक जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी हैं वो सारी किस पे जा रही हैं, ओनली ऑन डिपेंड ऑन द डेफिनेशन। सो आप थ्योरम पढ़नी है तो एक, मैं तो बोलता हूँ आपको एक टिप्स ही बोलता हूँ कि क्या करो, नोट्स बना लो अपने जिस पे डेफिनेशन क्लियर अपनी लैंग्वेज में लिखो, ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज लिखो, अपनी लैंग्वेज जो आपको लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाओ डेफिनेशन के अलग से, वो डेफिनेशन को पढ़ो, आराम से पढ़ो कि क्या कहना चाहती है डेफिनेशन। फिर आपको ये थ्योरम जो लग रही है कि ऐसी लंबी थ्योरम है, आपको ये अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी इसमें, क्योंकि सारे डेफिनेशन ही लगा रहे हैं हम, तो कुछ और कर ही नहीं रहे। तो कई बच्चे रट्टा लगाते हैं थ्योरम को, वो रट्टा क्यों लगाते हैं, बिकॉज वो डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ते नहीं है। अगर आप डेफिनेशन क्लियर करना चाहते हो, मैंने अपनी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उससे डेफिनेशन क्लियर कर सकते हो सारी कि कैसे डेफिनेशन लगा के थ्योरम प्रूव की जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।